हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। और मैं हूं दामिनी, स्वागत करती हूं आपका अपनी क्लास दामिनी कॉमर्स एकेडमी में। सभी बच्चों को मेरी तरफ से नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल और आदाब। तो बच्चों, कल तक मैंने आपको करा दिया था सारी समायोजनाएं, ठीक है। उन समायोजनाओं में आपका एक टॉपिक कंटिन्यू था वो था हमारा ध्रुवत ऋण एवं संदिग्ध ऋणार्थों के लिए आयोजन। यानी कि इसमें जो हमारी संदिग्ध ऋणार्थ होते हैं, ठीक है, बैड डेब्ट्स होते हैं, डाउटफुल डेब्ट्स होते हैं, आप उनको कैसे कैलकुलेट करोगे। तो आज मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूंगी। देखो, सबसे पहले मैं बताती हूँ, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। उपार्जन जो ये अवधारणा है, किस अवधारणा के आधार पर है ये वाला जो हमारे आयोजन है। देखो, उपार्जन एवं रूढ़िवादिता की अवधारणा है। इसका मतलब है, उपार्जन अवधारणा में क्या कहती है कि हमारा जो चालू वर्ष की आय है, जितनी भी हमारी करंट ईयर की जितनी भी इनकम है, उसमें से माइनस कर देंगे करंट ईयर के जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। ये हमारी उपार्जन अवधारणा कहती है। फिर हमारा नेक्स्ट जो अवधारणा है वो हमें कहता है, जो हमारी रूढ़िवादिता का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कहता है हमें भविष्य में होने वाले नुकसान का प्रबंध अभी से करना है। यानी कि जो भी फ्यूचर में हमें हानि होने वाली है तो व्यापारी क्या करता है, उसके लिए अभी से प्रबंध करके रखता है। यानी कि एक तरह का कोष निर्माण कर देता है, उसका संचय कर देता है। तो ये जो हमारा ध्रुवत ऋण जो संदिग्ध ऋणार्थ है, तो ये इसी कॉन्सेप्ट पर है, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट इसमें सम्मिलित हैं। नेक्स्ट, अब मैं आपको बताऊंगी इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। देखो, मान लो ये क्वेश्चन है, आपके ट्रायल बैलेंस है आपका, ठीक है। ट्रायल बैलेंस है, ओ सॉरी, हाँ, ट्रायल है, तलपट है ये हमारा, यानी कि कच्चा चिट्ठा, इसको कच्चा चिट्ठा भी बोलते हैं हम, कच्चा चिट्ठा है ये। तो इसमें आपको देनदार है जो वह है आपके 65,000, ठीक है। और जो अशोध्य ऋण है हमारा वह है हमारा 2,000। और जो हमारी अशोध्य ऋण संचित यानी कि जो हमारे पुराने वाला रिजर्व है, यानी कि ओल्ड रिजर्व है जो हमारा है, वो है हमारा 2500 रुपए। इसको हम कहाँ पर शो करते हैं तलपट में, डेबिट क्रेडिट की साइड, ठीक है। और इस पे जो समायोजना दी है वो दी है संदिग्ध ऋणार्थ या संदिग्ध ऋण के लिए देनदारों पर कितने परसेंट का संचय करना है, 5%। यानी कि जो व्यापारी है वो संदिग्ध ऋण के लिए, उसको अभी शक है कि कि शायद इतने परसेंट कि कोई भी देनदार यदि ऐसा होगा जो हमारी धनराशि वापस नहीं करेगा, ठीक है, तो वो उसके लिए एक रिजर्व बना लेगा 5% के आधार पर। तो जो 5% है वो हमारा एक तरह से ना एक तरह से हमारा कोष निर्माण हो गया, संचय हो गया। उसके लिए उसने व्यापारी ने क्या कर लिया, पहले ही अपना जुगाड़ जिसे कहते हैं हम, है ना, जुगाड़ करके रख लिया कि हाँ हमारे फ्यूचर में काम आ सकता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट इसीलिए हमारी रूढ़िवादिता को दर्शाता है, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देनदार कहाँ पर शो करते हैं, ये हमारे बैलेंस शीट, ये हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के एसेट्स में आता है। तो हमने बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखे 65,000 रुपए, ठीक है, 65,000 रुपीज लिख दिए। फिर ये हमारा अशोध्य ऋण है, ठीक है। अभी हम तलपट के अनुसार ही अपना क्वेश्चन करेंगे। अशोध्य ऋण हमारा कहाँ पर आता है, ये आता है हमारा पी एंड एल के डेबिट में। तो पी एंड एल के डेबिट में जैसे आएगा, ये रहा हमारा बैड डेब्टर्स के नाम से, इसको अंदर ही लिखेंगे, अभी बाहर शो नहीं करेंगे अमाउंट वाले कॉलम में। तो ये हमारा 2000 है, ठीक है, ये रहा। नेक्स्ट है हमारा ओल्ड रिजर्व। हम पहले ओल्ड रिजर्व को शो करने से पहले पी&एल अकाउंट में हम अपना नया रिजर्व निकाल लेंगे कि हमारा नया रिजर्व क्या है। तो हमारा नया रिजर्व क्या कहता है कि भाई जो देनदार है, जो हमारे डेब्टर्स हैं, उस पर 5% संचय कीजिए, ठीक है। तो देखो, देनदार हमारे कितने हैं, 65,000, कितनी परसेंट है, 5%, ठीक है। और परसेंटेज तो आपको निकालनी आती होगी, यदि नहीं आती तो मुझे कमेंट कर देना, मैं वो भी आपको सिखा दूंगी। आनी चाहिए, वैसे 10th क्लास में हो तुम, नालायक हो, ठीक है। ये आपका आ गया 3250 रुपए, ठीक है। तो हमारा जो हमारा न्यू रिजर्व आया है वो कितना आया है, 3250 रुपए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको समझो कॉन्सेप्ट को, इसको ऐसे ही नहीं, आप ऐसे ही लिख देंगे। देखो, अशोध्य ऋण है, ठीक है,
प्लस करेंगे नया संचय। नया संचय क्या आया है हमारा 3200 रुपये, सॉरी 3250 रुपये। तो यानी कि हम 2000 में 3250 रुपये ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर माइनस करेंगे पुराना संचय, और पुराना संचय हमारा कौन सा है बेटा, ये हमारा 2500 रुपये का। तो ये रहा हमारा पुराना संचय, ठीक है। अब देखो ये 2000 थे हमारे बैड डेब्ट्स के, माइनस किया हमने न्यू रिजर्व, यानी कि जो हमारा न्यू रिजर्व आया है ये वाला नया संचय 3250 प्लस कर देंगे इसमें, सॉरी। फिर माइनस करेंगे ओल्ड रिजर्व, जो हमारा पुराने वाला रिजर्व है यहाँ पर, इसको माइनस कर देंगे, और ये हमारा 2500, ठीक है। तो ओवरऑल हमारी अमाउंट कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 2750 रुपये, ठीक है। फिर आ जाइए बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हमारी डेब्टर्स है, हमने कितनों के लिए संचय किया है, ये रहा हमारा, ठीक है। फिर कितने परसेंट पर, 5% पर, यहाँ पर 5% को शो करते हैं कितना परसेंट है। तो 3200 का मैंने बताया 65,000 का 5%, ये आ गया हमारा 3250 रुपये। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 65,000 में से 3250 को माइनस करेंगे तो लगभग आएगा हमारा 61,750, ये हमारी अमाउंट आएगी, ठीक है। समझ आया, इतना से हमारा कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट करना जरूर। मैं फिर से दोबारा आपको बता देती हूँ। देखो ये हमारी डूबत ऋण संदिग्ध ऋणार्थों के लिए जो आयोजन है, ये हमारी दो अवधारणाओं को क्रॉस करता है, एक तरह से दो अवधारणाओं पर आधारित है। उपार्जन यानी कि चालू वर्ष की आय, उपार्जन हमारा उपार्जन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जो हमारी चालू वर्ष की आय है और जो हमारे चालू वर्ष की व्यय है उनको माइनस कर देते हैं, ठीक है बेटा। फिर हमारी रूढ़िवादिता का भी कॉन्सेप्ट है। रूढ़िवादिता के हिसाब से क्या है, व्यापारी होता है वो अपने आगामी वर्ष या कह दो फ्यूचर के लिए ना पहले ही सिक्योर रहता है कि हाँ भाई ये हो सकता है। तो वो हमारा रूढ़िवादिता का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा, तो ये उस पर भी आधारित है, क्योंकि देखो इसने पहले संचय करके रख लिया अपने संदिग्ध ऋणार्थों के लिए, देनदारों पर संचय कर लिया इसने 5% का। तो बस सिंपल है, हमारा देनदार को हम शो करेंगे बैलेंस शीट के एसेट्स में, उसमें से 5% अपना रिजर्व में से माइनस कर देंगे और ये हमारी अमाउंट आ जाएगी। फिर हम यहाँ पे इसको कैसे शो करेंगे, अशोध्य ऋण होगा हमारा, फिर उसमें नया संचय जोड़ेंगे और पुराने संचय को माइनस करके हमारी अमाउंट यहाँ आ जाएगी। इतना सा हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब मैं आपको आगे बताऊंगी कमीशन, यानी कि प्रबंधक की कमीशन क्या होता है, ठीक है। चलिए बेटे, प्रबंधक की कमीशन बताने से पहले ना मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट्स जो एडजस्टमेंट है वे बताऊंगी। अन्य समायोजनाएं इनको हम बोलते हैं, 8 समायोजनाएं है हमारी में भी। तो इसमें जो सबसे पहली समायोजना है वो है हमारी निःशुल्क नमूने। देखो जो हमारी अन्य समायोजनाएं हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, 1% चांस होते हैं एग्जाम में आने के। बट अगर आपकी किस्मत ज्यादा खराब है, बिल्कुल काले कोयले से लिखी हुई यदि आपकी किस्मत है तो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारे जो इसमें एडजस्टमेंट है वो है हमारी निःशुल्क नमूने। व्यापार में माल की बिक्री बढ़ाने के लिए माल को नमूनों के रूप में बांटना। देखो व्यापारी क्या चाहता है कि उसकी सेल्स बढ़े, ठीक है। तो वो उसके लिए क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट का एक तरह का तरीका है ये। तो वो क्या करता है, नमूने तैयार करता है अपने जो भी वो प्रोडक्ट सेल करता है। तो वो जो जैसे कुछ भी यदि मार्कर का वो बिजनेस कर रहा है तो वो क्या करेगा, 2-3 मतलब कुछ डब्बों को, कुछ बॉक्स को मार करके फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो उससे क्या होगा, जो जहाँ मतलब कि जो खरीदने वाले हैं, जो उसके ग्राहक हैं, वो उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो फ्री का तो हर कोई लेना पसंद करता है। फ्री के तो यदि आपको कुछ भी यदि आप मतलब फ्री में आपको यदि कुछ भी मिलेंगे आप जरूर उसको लेंगे, तो ठीक है। तो ये एक तरह से ना अपनी व्यापार की बिक्री बढ़ाने के लिए किया जाता है व्यापारी के द्वारा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं निःशुल्क नमूने। एक तरह से सैंपल उसने फ्री में बांट दिए। अब यदि किसी को इंटरेस्ट होगा तो वो उसको दोबारा परचेज करेगा, ठीक है। बार बार तो वो फ्री में देगा नहीं तुम्हें। फिर इसकी जो एंट्री होगी, इसकी क्या एंट्री होगी, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। फिर जो हमारा बैलेंस शीट सॉरी फाइनल अकाउंट में इसका जो लेखा होगा वो कैसे होगा, ट्रेडिंग अकाउंट। देखो
आपने 50,000 का माल तैयार कराया, अपना प्रोडक्ट तैयार कराया, उसमें से आपने 5,000 का माल फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज ए नमूने, सॉरी एज ए सैंपल, ठीक है। तो आप में से जैसे 50,000 है, 50,000 में से भाई आपने 5,000 का फ्री में बांटा है ताकि आपकी सेल बढ़े, ठीक है। तो इसको आपका क्या कम हुआ है, ठीक है, आप ये बताओ आपकी क्या कम हुई है। आप जो माल लाए हो उसमें से आपने कुछ माल फ्री में बांट दिया, तो जो आप माल लाए हो वो आपका कम हुआ है ना। मान लो आपने 500 बॉक्सेस बनवाए हैं मार करके, तो आपने कुछ बॉक्सेस यानी कि 50 बॉक्सेस आपने ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए सैंपल के तौर पर। तो आपके 50 तो 450 माल आपका बचा है, मतलब 450 बॉक्सेस आपके बचे हैं, तो 50 माइनस हुए ना। सेम टू सेम तो हमारे जो परचेस है, इससे हमारे किसे इफेक्ट पड़ेगा, हमारे परचेस को, यानी कि हमारे गुड्स को जो हमने परचेस किया था, तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे फ्री सैंपल के नाम से, ठीक है। और फिर अच्छा ये क्या है हमारे व्यापार के लिए, है तो ये हानि। गया है हमारा जो हमारा माल है खरीदा हुआ, वो हमारे पास से चला गया, भाई हमारे लिए हानि है। तो हानि कहाँ पर आती है, हमारी पी एंड एल के डेबिट में। तो हम इसको कहाँ पे शो करेंगे, पी एंड एल के डेबिट में, ठीक है। देखो ट्रेडिंग अकाउंट के परचेस में से इसको माइनस कर देंगे और कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, पी एंड एल के डेबिट में, ठीक है। ये हो गई। नेक्स्ट जो हमारी समायोजना है वो है हमारा माल का दान, चैरिटी ऑफ गुड्स। यदि व्यापार बहुत बड़ा दानवीर है, ठीक है, तो उसके लिए एंट्री है जब माल दान में दिया जाता है। मान लो कुछ, ठीक है, कुछ बिजनेसमैन या कुछ भी है, उसने अपने प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, नोट मनी, ओके, प्रोडक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। यदि वो कुछ माल में से अपना कुछ माल दान में दे दे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, माल का दान करना, चैरिटी ऑफ गुड्स, ठीक है। जैसे सबसे पहले जो इसकी जर्नल एंट्री होगी वो होगी इसकी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, ठीक है। फिर सेम टू सेम ये भी इसी के जैसा है, क्योंकि हमारा जो हुआ है खरीदा हुआ माल कम हो चुका है, तो क्या बोलेंगे इसको, कहाँ पे शो करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में से, परचेस में से इसको माइनस कर देंगे, फिर पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में इसको शो कर देंगे। सेम टू सेम है, यहाँ पर भी हमारे परचेस पर इफेक्ट डाला है इसने, और यहाँ पर भी हमारे परचेस पर इफेक्ट डाला है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। वैसे एग्जाम में नहीं आती, जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ, बट अगर ज्यादा आपकी किस्मत खराब है तो आ जाती है, वरना नहीं आती है एग्जाम में। आगे की मैं और कंटिन्यू करूंगी। जो हमारी समायोजना है वो है हमारा माल का आहरण, ठीक है। जब व्यापारी माल का आहरण करे, मनी का नहीं, पैसे का नहीं, कैश का नहीं, माल का आहरण ही करता है। यानी कि एक एग्जांपल से समझ लो, जैसे तुम एक व्यापारी हो और तुम्हारा है साड़ियों का बिजनेस, तो तुमने एक साड़ी अपनी, या हाँ एक साड़ी मान लो, एक साड़ी अपनी माँ को दे दी गिफ्ट में, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो एक आहरण हो गया, किसका, माल का आहरण। तो जो माल का गुड्स का आहरण होता है, गुड्स की ड्राइंग होती है, तो हम उसको जर्नल एंट्रीज की कैसे करते हैं बेटा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। क्योंकि हमारा जो परचेस से इसका इफेक्ट क्यों पड़ेगा, क्योंकि जो माल हमने खरीदा है आप उसमें से ही तो गिफ्ट करोगे ना अपनी मम्मा को, तो ये हमारा परचेस को इफेक्ट डालता है। तो इसमें जो हमारा फाइनल अकाउंट का जो फाइनल अकाउंट में इफेक्ट डालेगा वो होगा, देखो ट्रेडिंग अकाउंट में आप परचेस वाले कॉलम में जाना, परचेस में जाना, परचेस में आप माइनस कर देना, परचेस में से माइनस कर देना ड्राइंग ऑफ गुड्स, ठीक है, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स के नाम से परचेस कर देना। दोबारा मैं इसको समझा रही हूँ आपको। व्यापारी द्वारा निजी प्रयोग के लिए माल का प्रयोग, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, माल का आहरण कहते हैं, ड्राइंग ऑफ गुड्स कहते हैं। एंट्रीज की होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, और फाइनल अकाउंट में इसको ट्रेडिंग अकाउंट में से, परचेस में से माइनस कर देंगे ड्राइंग और परचेस के नाम से, ठीक है, ड्राइंग्स और परचेस के नाम से इसमें से माइनस कर देंगे, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएंगे और ड्राइंग में प्लस कर देते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएंगे, वहां पर ड्राइंग आएगा, ड्राइंग में इसको प्लस कर देंगे, और इन दोनों की अमाउंट को माइनस कर देते हैं कैपिटल में से। कहाँ से माइनस करते हैं, कैपिटल में से माइनस कर देते हैं इन दोनों के अमाउंट को प्लस करके, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी समायोजना है वो है हमारी बिक्री या वापसी की शर्त पर भेजा गया माल। एक तरह से इसका दूसरा नाम दे सकते हैं
पसंदगी के आधार पर, है ना, पसंदीदा के आधार पर भेजा गया माल। ये क्या होता है भाई? बिक्री या वापसी की शर्त पर भेजा गया माल विक्रय में शामिल कर लिया गया है, बट इसमें किंतु लिखो, ठीक है। किंतु ग्राहक की स्वीकृति फाइनल अकाउंट तैयार करने की तिथि तक प्राप्त न हो, ठीक है। देखो, एक शर्त के आधार पर माल बेचता है ना, गुड्स बेचता है कि अगर तुम्हें पसंद आया तो तुम रख लेना, अगर नहीं पसंद आया तो आप मेरे पास भेज देना। तो फिर काफी टाइम हो गया, फाइनल अकाउंट बनाने का टाइम आ गया अब, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट बनाने तक अगर उसने स्वीकृति दे दी तो ठीक है, हम उसको सेल्स मान लेंगे। बट अगर स्वीकृति नहीं दी तो हम इसको क्या मानेंगे? हम इसको अभी सेल्स रिटर्न पर ही इसको हम सेल्स रिटर्न ही मानेंगे, ठीक है। अगर देखो, अगर उसने स्वीकृति दे दी तो फिर तो हमारा माल फिर तो हमारा माल सेल हो चुका, फिर तो हमारी एंट्री सिंपल बनेगी, ठीक है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू। बट अगर हमारा क्या बोलते हैं उसे, अगर माल अभी तक स्वीकृति नहीं मिली तो हम इसको सेल्स रिटर्न की ही कैटेगरी में रखेंगे। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेब्टर्स अकाउंट, क्या एंट्री बनेगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेब्टर्स अकाउंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अब हमारा फाइनल अकाउंट में क्या होगा? इसका ट्रेडिंग अकाउंट के सेल में जाएंगे, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट के सेल में जाएंगे और यहाँ पर सेल्स रिटर्न लिखकर इसको माइनस कर देंगे। फिर बैलेंस शीट के ट्रांसफर कहाँ करेंगे? बैलेंस शीट में जाएंगे, एसेट साइड होगा, जो डेब्टर्स होगा वहां से माइनस कर देंगे। अच्छा, एक बात बताओ, हम जिसे माल बेच रहे हैं वो हमारे क्या है? वो हमारे देनदार हैं। तो जब हमारा सेल्स रिटर्न मतलब कि सेल्स रिटर्न बढ़ेगा तो यानी कि हमारे डेब्टर्स भी घटेंगे, है ना। सेल्स रिटर्न बढ़ेगा तो डेब्टर्स हमारे घटेंगे। अगर हम उसे सेल्स रिटर्न की कैटेगरी में रखेंगे तो हमारा डेब्टर्स ऑटोमेटिकली घट जाएगा। एक बात ये ना, अगर तलपट के अंदर हो सेल्स रिटर्न, यदि तलपट के अंदर है, ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो हम इसे यहीं से माइनस करेंगे बस, हम इसको डेब्टर्स में से माइनस नहीं करेंगे। अगर समायोजना में है, एडजस्टमेंट में है, तब हम इसको सेल्स में से भी माइनस करेंगे और बैलेंस शीट के डेब्टर्स में से भी माइनस करेंगे, ठीक है। तो इतना याद रखना इसके बारे में। नेक्स्ट, जो हमारी आकस्मिक हानियां है, यानी कि नेक्स्ट समायोजना है जो एक्सीडेंटली हमारी लॉसेज है। देखो, आकस्मिक हानियां क्या होती है? जैसे चोरी होना दुकान पर, या फिर जल जाना, दुकान पर आग लगना, सिलेंडर वगैरह के थ्रू कुछ भी हो सकता है ना, या फिर बाढ़ आना, भूकंप आना, किसी के भी थ्रू यदि हमारी दुकान पर क्षति हो रही है तो इसमें हमारी दो तरह की हानि होती है। पहली हानि हमारी होती है संपत्ति की हानि, लॉस ऑफ एसेट्स, ठीक है। और एक होती है हमारी माल की हानि, यानी कि लॉस ऑफ गुड्स। फिर अब देखो, इसकी पहले मैं बात करूंगी संपत्ति की हानि। अगर हमारी संपत्ति की हानि है, या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, संपत्ति द्वारा हानि, यानी कि लॉस बाय कुछ भी हो सकता है, कारण कुछ भी हो सकता है हमारा, जैसे लॉस बाय थेफ्ट, है ना, लॉस बाय फायर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यदि ऐसा है तो सबसे पहली जो हमारी एंट्री बनेगी, लॉस बाय, जो भी हमारा कारण है, जैसे चोरी का है तो थेफ्ट लिख देंगे। यदि आग से जलकर हमारी संपत्ति नाश हुई है, नाशवान हुई है, तो उसमें लिख देंगे हम फायर। कुछ भी जो भी कारण है उसको यहाँ पर लिखेंगे। लॉस बाय अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, जो भी हमारी संपत्ति नष्ट हुई है उस एसेट्स का नाम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये आपका पॉइंट क्लियर हुआ। अगर उसमें हानि ज्यादा, फिर इसको हम P&L में कैसे दिखाएंगे? P&L अकाउंट डेबिट बाय, जो भी हमारी लॉस हुई है, जिसके भी थ्रू हमारी लॉस हुई, अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय, ठीक है। यदि हानि हुई है तो हानि, लॉस बाय जो भी हमारी, जिसके भी कारण हमारी हानि हुई है। फिर हम इसे फाइनल अकाउंट में कैसे शो करेंगे? P&L के डेबिट में हम इसको दिखाएंगे, ये ना देखो, ठीक है। P&L के डेबिट में हम इसको ऐसे शो करेंगे और बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएंगे, एसेट साइड में जाएंगे, ठीक है। और
रिलेटेड जो भी हमारी फर्नीचर हमारा जो भी फर्नीचर हमारा नाश हुआ है, नष्टवान हुआ है, यानी कि जिसका भी हमें लॉस हुआ है, जैसे हमें मशीनरी का लॉस हुआ है, मशीनरी हमारी टूट गई या कुछ भी हो गया है ना, तो उसको उसमें से मान लो फर्नीचर है, कोई भी मशीन है, वहां पे मशीन वाले कॉलम में जाएंगे, मशीन वाली मद में जाएंगे और लॉस बाय एसेट्स जो भी हमारा कारण है लिखकर माइनस करके हम उसको शो कर देंगे। ये हो गई हमारी पहली, यानी कि संपत्ति का यदि नाश हुआ है, क्या करेंगे, ये वाली एंट्री बनाएंगे, लॉस बाय जो भी हमारा रीजन है टू एसेट्स, लाभ हानि में एसेट्स को शो करेंगे, पेएंडल अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय जो भी हमारी रीजन है। फाइनल अकाउंट में हम इसको क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे, सॉरी पेएंडल अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे लाभ हानि के, और बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएंगे, एसेट साइड में जो भी हमारी रिलेटेड एसेट्स है, यानी कि फर्नीचर है, मशीनरी है, जिसका भी नुकसान हुआ है हमें, उसमें से माइनस कर देंगे इसके अमाउंट को लॉस बाय एसेट्स लिखकर। नेक्स्ट, अब हमारा सेकंड लगता है हमारा माल की हानि, यानी कि हमारी शॉप पर आग लग गई और हमारा माल जल गया, जिसकी हम प्रोडक्ट का हम सेल करते हैं, बिजनेस करते हैं, उस वो वही जल गया या वह चोरी हो गया, कुछ भी हो गया है ना, तो हम पहले तो रीजन ही लिखते हैं कि क्या हुआ है, ठीक है। जैसे यदि माल इसमें दो कंडीशन होती है, मोस्टली जो व्यापारी होते हैं अपने बिजनेस का इंश्योरेंस करा कर रखते हैं, ठीक है। कभी तो अगर माल का इंश्योरेंस कराया है, दो सिचुएशन है, एक तो होती है नहीं कराना माल का इंश्योरेंस, यानी कि माल को कोई बीमा नहीं है, सेकंड है शॉप को कोई बीमा नहीं है, ठीक है। सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई। देखो इसमें दो सिचुएशन होती है, यदि माल का बीमा नहीं है, सेकंड है यदि माल का बीमा है, ठीक है। दो सिचुएशन है, एक तो है नहीं है और एक है, ठीक है। इनके आधार पर हम देखेंगे। यदि माल का इंश्योरेंस नहीं है तो हम जो बनाएंगे एंट्री बनाएंगे इस तरह, P&L अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि इसका कोई हर्जाना नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। सेकंड, यदि माल का बीमा है तो भाई इंश्योरेंस हमें पैसा देगी, है ना, तो फिर इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। इसका ये वाली एंट्री बनेगी, बहुत ध्यान से समझना। यदि माल का बीमा है, यदि व्यापारी ने दुकान का अपने बीमा करा रखा है तो बनेगा P&L अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, बट यदि माल का बीमा है तो फिर बनेगा इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक। फिर है हमारा, अब देखो इंश्योरेंस वालों ने आधी राशि, ठीक है, इंश्योरेंस वालों ने आधी राशि दी, यानी कि आंशिक राशि को स्वीकृत होने पर आधी राशि होगी, तो क्या बनेगी, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट P&L अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ये हमारी एंट्री बनेगी यदि हमारी राशि आधी प्राप्त हुई। फिर P&L में यानी फाइनल अकाउंट में इसको कैसे शो करेंगे, P&L में जाएंगे, डेबिट साइड लिख देंगे इसको, क्योंकि हमारे लिए होनी है। नेक्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे इसको हम क्रेडिट साइड। समझ आ गया, ये हमारी अन्य समायोजनाओं में से कुछ एक है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी प्रबंधक की कमीशन। नेक्स्ट हमारी जो समायोजना है वो है हमारी प्रबंधक का कमीशन। इम्पोर्टेंट है वैसे ये, मे बी आपके एग्जाम में ना आए, बट समझना इसको जरूरी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो देखो प्रबंधक का कमीशन होता क्या है, प्रबंधक होता क्या है। देखो जब व्यापारी का व्यापार काफी बड़ा होता है ना, यानी कि एक तरह से कंपनी मान लो, तो क्या होता है वो प्रबंधक रखता है, यानी कि मैनेजर रखता है, तो वो मैनेजर को ना एक तरह से कमीशन देता है, ठीक है, क्योंकि वो उसके काम से प्रभावित होकर, उसके कार्य से प्रभावित होकर उसे कमीशन देता है। अपने कर्मचारी को बोल दो या प्रबंधक को बोल दो। तो पहले इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। प्रबंधक के कार्य से खुश होकर व्यापारी द्वारा प्रबंधक को वेतन से अतिरिक्त देने वाली धनराशि को प्रबंधक का कमीशन कहते हैं, ठीक है। वेतन से अतिरिक्त जो पैसा दिया जाता है उसको प्रबंधक का कमीशन कहा जाता है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है स्पेशल ऑर्डर पर भी प्रबंधक को कमीशन दिया जाता है। जैसे मान लो प्रबंधक है जो, और उसने अपनी तरफ से कोई सेल एक्स्ट्रा सेल करा दी उसकी, तो उस पर भी उसे कमीशन मिल सकता है, ठीक है। ये जो कमीशन, जो इसकी गणना होती है कमीशन की, वो हमारी दो तरीके से होती है। नेक्स्ट,
सबसे पहले समझेंगे एक, यदि सकल लाभ पर एक निश्चित दर से कमीशन हो। ठीक है, ये दो तरीके से दी जाती है, एक सकल लाभ पर, एक शुद्ध लाभ पर। और सकल लाभ पर भी ना, यदि मान लो कोई निश्चित दर दे दी कि भाई तुम्हारा कमीशन इतना बैठेगा, लाभ हमें कितना भी हो तुम्हारी कमीशन इतनी होगी, 5%, 10%, ये सब होता है। ठीक है, तो अगर सकल लाभ पर, यदि सकल लाभ पर यानी कि ग्रोस प्रॉफिट पर उसे कमीशन दिया जा रहा है, तो जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट एंड मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन। यहाँ पे ना रेट ऑफ कमीशन लिख लो, समझने के ऊपर बात है, बस रेट ऑफ कमीशन है यहाँ, यानी कि यहाँ पर रेट आएंगे जो भी हमारे, जितनी भी हमारी परसेंटेज होगी, 5% होगा, 10% होगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा वो, फिर अपॉन कर देंगे 100। ये हमारा फॉर्मूला होगा यदि जो प्रॉफिट है, यदि वो हमारी गुड्स ग्रोस प्रॉफिट पर होगा। ठीक है, यानी कि जो हमारी कमीशन है, जो हम मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं, यदि वो हमारा ग्रोस प्रॉफिट पर होगा, तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ये हो गई एक। नेक्स्ट है हमारा, यदि शुद्ध लाभ पर कमीशन दिया गया है, ये दिया गया है सकल लाभ पर। ठीक है, ये जो कमीशन दिया गया है, ये दिया गया है सकल लाभ पर। नेक्स्ट, ये वाला जो कमीशन दिया गया है, ये दिया गया है हमारे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट यानी कि शुद्ध लाभ पर, शुद्ध लाभ पर। ठीक है, अच्छा इसकी भी ना दो कंडीशन है, इसकी दो कंडीशन है। फर्स्ट जो कंडीशन है इसकी, वो है कमीशन घटाने से पूर्व निकाले गए शुद्ध लाभ पर एक निश्चित प्रतिशत की दर। देखो, मैनेजर को कमीशन देना ही देना है, ओके, बट एक सिचुएशन है, यदि कमीशन घटाने से पूर्व, पहले आने के कमीशन घटा ली, फिर उसके अतिरिक्त एक और कमीशन दे रहे हैं, कमीशन घटाने से पूर्व जो हमने हमारा नेट प्रॉफिट निकाला है। ठीक है, नेट प्रॉफिट निकाला है, याद रखना, नेट प्रॉफिट निकाल लिया हमने। ठीक है, और इससे पहले हमने जो कमीशन दी है, शुद्ध लाभ पर 1% की दर से एक कमीशन और देते हैं, यानी कि नेट प्रॉफिट निकाल लिया। ठीक है, एक कमीशन ये रही। अब नेट प्रॉफिट निकालने से पहले जो हम उसको कमीशन देंगे, उसके लिए जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा हमारा नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन अपॉन 200। ठीक है, फिर इसको हम P&L में डेबिट कर देते हैं, P&L में जब इसको ट्रांसफर करते हैं इसे। ठीक है, याद रखना, कमीशन घटाने से पूर्व निकाले गए शुद्ध लाभ पर एक निश्चित प्रतिशत की दर से हम उसको कमीशन देते हैं। सेकंड जो इसकी कंडीशन है, कमीशन घटाने के पश्चात निकाले गए शुद्ध लाभ पर एक निश्चित प्रतिशत की दर से, यानी कि उसका जो कमीशन दे रहे हैं वो नेट प्रॉफिट आफ्टर नेट प्रॉफिट दे रहे हैं, यानी कि हमने नेट प्रॉफिट निकाल लिया, उसके बाद जो उसकी कमीशन दे रहे हैं उस पर क्या हमारी मतलब कि उसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, उसका क्या फॉर्मूला है हमारा, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। ठीक है, वो एक मिनट, यहाँ पे ना आप इसकी रेट भी लिखिए, यानी कि यदि यहाँ पे जितनी भी हमारी फिक्स वो रेट देंगे कमीशन के, वो लिखेंगे और फिर 100 प्लस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अब हमारा इसकी जो जर्नल एंट्री कैसे होगी। ठीक है, मैनेजर्स कमीशन अकाउंट, भाई ये हमारे लिए एक तरह का ना खर्चा है। ठीक है, मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, ये इसकी एंट्री होगी। फिर इसको P&L में कैसे हम ट्रांसफर करेंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन अकाउंट। ठीक है, ये हमारी इसकी P&L में होगी। इसको हम फाइनल अकाउंट में कैसे दिखाएंगे, P&L में डेबिट कर देंगे क्योंकि ये हमारे लिए खर्चा है, और बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में लिख देंगे क्योंकि ये हमारी लायबिलिटीज है, ये हमको देनी है। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में इसको शो करेंगे और P&L के डेबिट में हम इसे लिख देंगे। एक बार मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ,
प्रबंधक की कमीशन होता है, वो एक परिश्रम यानी कि प्रबंधक के कार्य से खुश होकर व्यापारी द्वारा दिया गया अतिरिक्त जो पैसा होता है, ठीक है सॉरी, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, ये दो तरीके से इसकी कैलकुलेशन की जाती है, एक तो की जाती है सकल लाभ पर और एक की जाती है शुद्ध लाभ पर। ठीक है, यदि सकल लाभ पर एक निश्चित प्रतिशत की दर से दे हो, यदि सकल लाभ पर है तो इसका फॉर्मूला होगा ग्रॉस प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ ए कमीशन और अपॉन 100। ठीक है, नेक्स्ट है यदि शुद्ध लाभ पर हो। शुद्ध लाभ की भी हमारी दो कंडीशन है, यदि शुद्ध लाभ निकालने से पहले हो तो फॉर्मूला लगेगा नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ ए कमीशन अपॉन 100। ठीक है, इसको हम P&L के डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे, इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे। सेकंड है हमारा जो सेकंड कंडीशन है हमारी, वो होगा हमारे आफ्टर नेट प्रॉफिट। ठीक है, यानी के हाँ ये हाँ ठीक है, इसको निकालने से ये मतलब के शुद्ध लाभ निकालने से पहले का जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, और बस याद रखना शुद्ध लाभ निकालने के जो बाद फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा ये वाला, इसमें रेट प्लस कर देंगे आप, यानी कि कमीशन घटाने के पश्चात निकाले गए शुद्ध लाभ पर एक निश्चित प्रतिशत की दर से जो फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है वो है ये नेट प्रॉफिट इनटू द रेट ऑफ ए कमीशन अपॉन 100 प्लस द रेट। ठीक है, नेक्स्ट जो इसकी जनरल एंट्री होगी वो होगी मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे P&L में इसको ट्रांसफर कर देंगे हम, वो करेंगे हम P&L अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन अकाउंट, और जो फाइनल अकाउंट में इसको शो करेंगे वो करेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में और P&L के डेबिट साइड। ठीक है, ये हमारा जो जितनी हमारी अन्य जो समायोजनाएं हैं वो हमारी हो चुकी है। एक छोटी सी दो समायोजनाएं और समझ लो, इम्पोर्टेंट नहीं है बट समझना चाहिए क्योंकि अन्य योजनाओं में उनका दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा ये समायोजना है वे हमारा ऋण पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन यदि तलपट में दिया है तो सिंपली है, बट अगर आपकी समायोजनाओं में दिया है तलपट के नीचे एडजस्टमेंट में दिया है तो आप इसको कैसे करेंगे, आप इसको करेंगे P&L के डेबिट में तो इसको शो करेंगे। ठीक है, और बैलेंस शीट की लायबिलिटीज, ठीक है, लायबिलिटीज में आप इसको दिखा देंगे। ओके, नेक्स्ट जो इसकी जनरल एंट्री होगी वो होगी इसकी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, फिर सेकंड जो हमारा है ये है हमारी व्यापार की संपत्तियों का निजी उपयोग। देखो व्यापार में, ठीक है, आप व्यापार से कुछ चीज हमेशा के लिए लेना, हमेशा के लिए मतलब है जैसे आपने निजी यूज कर लिया किसी का प्रोडक्ट है कोई, है ना, प्रोडक्ट को आपने यूज कर लिया तो वो हमेशा के लिए आपके पास रहने वाली है। ठीक है, उसकी उसे बोलते हैं ड्राइंग। बट व्यापार की गाड़ी का यूज करना पर्सनल यूज के लिए, इसको हम ड्राइंग नहीं बोलेंगे, ये हमारा पर्सनल यूज है, बस सिंपल इसको पर्सनल यूज की हम संज्ञा दे देंगे। तो फिर इसको हम शो कैसे करेंगे, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज, ठीक है, जैसे व्यापारी है ना, तो व्यापारी का जो कोई भी मतलब एक तरह से एम्प्लॉय है और वो उसकी गाड़ी का यूज कर रहा है, व्यापार की गाड़ी का, है ना, तो जो उसमें पैसा खर्च हो रहा है तो वो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में जाएगा। ठीक है, और P&L का जो डेप्रिसिएशन होगा, जैसे मोटर गाड़ी है और मोटर गाड़ी में डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही, है ना, तो उसको हम निजी यूज के लिए भी यूज कर रहे हैं। तो जो उसका मोटर गाड़ी का डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन आपको पता है P&L के, ठीक है, P&L के डेबिट साइड आता है, तो P&L के डेबिट साइड जब डेप्रिसिएशन आप माइनस कर लेंगे, ठीक है, तो माइनस करोगे पर्सनल यूज। ठीक है, वहां पे आप इसको पर्सनल यूज के लिए इसमें से एक तरह से ना इसमें ऐड कर देंगे, है ना, और लायबिलिटीज में जाके लिख देंगे, यानी माइनस कर ऐड ही करेंगे, इसको हम पर्सनल यूज भी किया है हमने इसका। ठीक है, हाँ, और RL में ड्राइंग में आप इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, लायबिलिटी साइड जाके ड्राइंग में इसको आप प्लस कर देंगे और डेप्रिसिएशन में से माइनस कर देंगे। ये हमारा ये हमारा व्यापार की निजी संपत्तियों का यदि हम यूज करते हैं तो उसका लेखा है। लायबिलिटीज में बैलेंस शीट में जाएंगे, लायबिलिटीज साइड जाएंगे और ड्राइंग होगा, ड्राइंग में प्लस कर देंगे और फिर पूंजी में से माइनस करके इसको
दिखा देंगे बाहर की साइड, और P&L के डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी कुछ अन्य समायोजनाएं थी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, ये इसको बता दें मैंने आपको, ऋण पर ब्याज यदि समायोजनाओं में है तो P&L के डेबिट में जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाएगा, और इसकी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, क्योंकि एक तरह से ना आउटस्टैंडिंग क्यों लगाए, क्योंकि आदत है विद्या नहीं हमने इनको, तभी तो समायोजनाओं में है। फिर है सेकंड है व्यापार की संपत्तियों का निजी प्रयोग, यानी कि बैलेंस शीट में इसको लायबिलिटीज की साइड दिखाएंगे, ड्राइंग में प्लस करके, बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में जाएंगे, ड्राइंग में प्लस करेंगे और पूंजी में से माइनस करके दिखा देंगे इसको। नेक्स्ट है हमारा P&L में कैसे शो करेंगे, डेप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन में से आप इसको माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा, ये है। तो आज ये इतनी समायोजनाएं थी जो, लेकिन जो 12 समायोजनाएं मैंने आपको पहले कराई वो आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से प्रबंधक की कमीशन एक बार आप देख लेना अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, बस पढ़ाई कर लो तुम अच्छे से, और तुम्हारे 18 फरवरी से आपके एग्जाम है, तो तैयारी करो, क्लास को कंटिन्यू देखो। ओके, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।